अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया है, वहां माशी लॉकडाउन से हुकूमती टारगेट्स और अहदाफ भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में बजट की आमद है, ताजर और अवाम हुकूमत की रिलीफ और पैकेज की तरफ देख रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या अवाम को वाकई बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम अपने प्रोग्राम में सूबाई और वफाकी दोनों बजट को डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी आई कैप लॉ टैक्स बार। उनके साथ मौजूद हैं अली मंसूर साहब, कमिश्नर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। जी हसन अली कादरी साहब, हर साल बजट पेश होता है, हुकूमत कोशिश करती है अवाम के एतमाद को हासिल करने में कामयाब हो। इस दफ़ा तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आप वफाकी और सूबाई दोनों बजट को किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हुकूमत से क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, इसमें यूबी साहब आपने एक बड़े अच्छे मौके पे प्रोग्राम रखा है, मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। क्योंकि इस वक्त बजट का प्रोसेस चल रहा है और बजट आने वाला है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो फेडरल का हो, तो इसमें ये कि देखें बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो हमारी सूरत हाल है वो अनसर्टन है। हमें आज का पता नहीं कि कल क्या होगा और कल का पता नहीं कि परसों क्या होगा। जी जी। और हम कोई ऐसी सिमुलेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बजट मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें एक मामला सिमुलेशन का भी होता है, चाहे फेडरल की बात करें या प्रोविंशियल की करें, कि सिमुलेट किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं या क्या मामलात हो सकते हैं जिनकी बिना पे आप अपनी एक वर्किंग करेंगे। अब उसकी सिमुलेशन की भी अगर मैं बात करूँ तो उसका भी अभी अंदाज़ा उस तरह नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक रही बात डायरेक्ट टैक्सेस की, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हैवी लॉसेस का सामना है हमारी मईशत को, हमारे कारोबारी हजरात को, और उनको प्रॉब्लम आ रही है। और जो सबसे अहम प्रॉब्लम उनको आ रही है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी जी। कि उनके पास अभी कैश फ्लोज ही मौजूद नहीं है कि वो अपने लोगों को सैलरीज दे सकें, और ले ऑफ्स की सिचुएशन भी आ रही हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो उस सूरत हाल में आपका टर्नओवर टैक्स भी अपनी जगह है, फिर आपके बाकी जो टैक्सेशन है वो भी अपनी जगह है, तो उसमें आपने लोगों को सहूलत भी देनी है। लेकिन येट अगेन मैं ये कहूँगा कि लोगों को आपने इस तरीके से टैक्स कंप्लाइंट बनाना है कि लोगों को आसानी भी हो और बेहतरी भी हो। इसके हवाले से जैसे पाकिस्तान टैक्स बार ने एक लेटर लिखा था और उनके नुमाइंदों ने मेरे से जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जी गवर्नमेंट को हमने ये समझाने की कोशिश की कि चैरिटी जो है वो बाय चॉइस है, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन नो डाउट चैरिटी अच्छी बात है, लेकिन देखिए आपको कोरोना के हवाले से कोई छोटी लेवल का टैक्स ज़रूर लगाना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों से पैसे कलेक्ट करें। जैसे कि आपने आईडीपीटी टैक्स लगाया था, वो उसका तरीक़ेकार वज़ा किया जा सकता है और उसमें उसको उस हद तक रखा जाए कि हर एक की पॉकेट के लिए अफोर्डेबल हो। एक तो ये खास कोरोना के लिए वो टैक्स जी बिल्कुल हो, ये बात पाकिस्तान टैक्स बार ने कही है। और क्योंकि रिफ़ंड्स की भी जहाँ तक बात करें वहाँ भी मिस्टेक यही हुई है, जो इनकम टैक्स रिफ़ंड है कि उसके अंदर जब इनकम टैक्स रिफ़ंड दिए गए हैं तो वहाँ पे कहीं बाउंड नहीं किया गया कि सैलरी के लिए फ़ंड है। क्योंकि खान साहब ने कहा था कि जी हम तो इसलिए दे रहे हैं कि आप तनख्वाहें दे सकें, लेकिन तनख्वाहों से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है, रिफ़ंड आप देते जा रहे हैं। और रिफ़ंड में क्या सूरत हाल चल रही है, रिफ़ंड में असल सूरत हाल क्या चल रही है FBR के अंदर, वो मेरा ख्याल है काशिफ साहब बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी मामलात उसी तरह चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। जी जी ठीक है जी। उसके अलावा ये है कि देखें, जहाँ तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ में आना चाहूँगा, जैसे PRA का मामला है जी जी, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है, मेरा ख्याल है सर मेरे बात से एग्री करेंगे कि देखिए हमारा जो कारोबारी हजरात है ना, उनका मामला ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह का है जी जी, जो कि आपने कोई सर्विसेज स्पेंड की जी जी, या आपने कोई गुड्स कंज्यूम किए या जो भी मामला हुआ, तो उस वक्त एंड कंज्यूमर ने उसका पे कर दिया। ठीक है, एंड कंज्यूमर ने अमानतन तौर पे एंड कंज्यूमर से आपने सरकार का टैक्स भी ले लिया, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं PRA की ज़ुबान में, या हम फेडरल के सेल टैक्स की बात करें। अब एक्चुअली आप अमानतन वो टैक्स ले चुके हैं और वो अमानत आपने जमा करानी है सरकार को। वो क्या रहा है कि उस अमानत को आप अमानत के तौर पे रख नहीं पा रहे। हमारी अकाउंटेंसी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की नहीं है कि लोग सेपरेट बुक्स रखें और उसको मैनेज कर सकें कि वो अमाउंट जो कि हमने टैक्स की ली है वो हम अलग रखें ताकि हम जमा करा सकें। अमानत में खयानत हम नहीं कह सकते, नहीं, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए उनको कैश फ्लोज की प्रॉब्लम भी है। देखें टैक्स के लिए यूबी साहब, फिर मैं वही कहूँगा, एक बात को समझें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखें अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही तो टैक्सेबल एक्टिविटी भी नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में PRA के लिए ये है कि जहाँ टैक्स एक्टिविटी नहीं हो रही
وہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکس کس طرح کلیکٹ کیا جائے گا, کس طرح لے کے چلے گا. علی منصور صاحب, کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے, جیسا حسن علی قادری صاحب کہہ رہے ہیں, جب بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ریونیو کہاں سے آئے گا؟ پی آر اے نے کوئی ریلیف بھی دیے, ان کا کوئی ٹیکس پیئر کو فائدہ بھی ہوا, آئندہ کے لیے کیا لائے عمل ہے, کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی, ایک یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال بن چکی ہے, گلوبل فینومینا بن چکا ہے, پینڈیمک ہے, ایکنالجڈ ہے, اور اس وقت جو ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے آل اکراس دا گلوب کہ کسی طریقے سے جو اکانومی ہے اس کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا جائے, جو بالکل اس وقت سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے. پاکستان میں بھی نیچرلی اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید بالکل متاثر ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں وہ شاید باہر کی نسبت شاید ہمارے ڈائنامکس علیحدہ ہیں تھوڑے. وہ اس لیے کیونکہ ہم پہلے ہی ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے فردر بوروئنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو سب سے ایشو یہ ہے کیونکہ جب پیسے ہوں گے تو آگے آپ ریلیف پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, آپ سبسڈیز دینے کی پوزیشن میں ہوں گے, آپ کو ٹیکس ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ چیلنج ہمارا پارٹلی جو ہماری ری نیگوسیشنز ہوئی ہیں ود ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف, اس میں ہمیں پارٹلی ریلیف ڈیفرڈ پیمنٹس میں مل گیا. ٹھیک ہے, جب وہاں سے ہمیں ہلکی سی بریدنگ سپیس ملی تو ہم نے پھر انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر اپنے کام شروع کیا. ٹھیک ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے میئرز انٹروڈیوس کرائے, پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پنجاب گورنمنٹ کے بہاف پہ ایک اپنے پرپوزل ڈرافٹ کیے اور وہ پرپوزل شیئر کیے. انیشل فیز کے اندر جو پلان بنا ہے اور جو جس کا اپروول بھی ہو چکا ہے, جو نوٹیفیکیشن بھی اس وقت موجود ہے, اس میں جو انڈسٹریز ورسٹ ہٹ تھیں, جس طرح گورنمنٹ کی ایک ویژن ہے کہ کنسٹرکشن سروسز کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے, تعمیراتی شعبے کو ہم نے ایگزیکٹ اسکیمز بھی اناؤنس کی ہوئی ہیں, وہ آپ کی نالج میں بھی ہیں, تو اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے ریلیف دیا اسپیسیفکلی ایک کنسٹرکشن سروسز والی سائڈ کو, اور ساتھ ریلیف دیا گیا ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں کچھ اور جن کے اندر پبلک انٹریکشن زیادہ ہے, جس طرح ہوٹلز ہیں, کیٹرنگ سروسز ہیں, کلبس ہیں. ان کو آئی ٹی پلیٹ فارم سروسز, جو سروسز جس کے اندر ایکچولی انٹریکشن نہیں ہے آپ کا عام بندے سے, بٹ ایون ان کو بھی ہم نے ریلیف کے پیکج کا پارٹ بنایا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم سروسز ہم انہیں کہتے ہیں. ہم نے اپنے تئیں دو قسم کے ریلیف ان کو دیے. پہلا ریلیف تو ہم نے یہ دیا ہے کہ جس طرح میرے دوست فاضل دوست نے ذکر کیا کہ کیش فلو کے ایشوز سب سے پہلے آئے, کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو مارکیٹ بالکل اسٹیشنری کنڈیشن میں آ گئی. کوئی شک نہیں, ایسی کاروباری حضرات, کاشف صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ سپلائی دینا بند کر دیں تو مارکیٹ کے اندر جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ بالکل فریز ہو جاتا ہے. رک جاتا ہے, کوئی شک نہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کہا جی کہ ہم اپنے تئیں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. ہم نے سب سے پہلے فوری طور پہ ہم نے کہا جی کہ جو پیسے آپ نے کلیکٹ بھی کر لیے ہوئے ہیں, سیلز ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو فوراً موقع پہ کلیکٹ ہو جانا ہے, اس کی پیمنٹ تھوڑی سی لیٹ کر دی جائے ریٹرن فائلنگ کی, تاکہ کم از کم ان کو بریدنگ سپیس مل جائے بزنسز کو, یہ پھلتے پھولتے رہیں جس بھی لمیٹڈ سپیس کے اندر یہ سانس لے سکتے ہیں. پہلا تو ہم نے یہ کام کیا. دوسرا ہم نے فردر آگے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ان کی جو ریکویسٹس ہمارے پاس آتی ہیں ایکسٹینشنز کی, جی ہمیں فردر ایکسٹینڈ کر دیں, ہمارے یہ کیش کرنچ ہے, یہ ایشوز ہیں, وہ ود ان دی گیون لیگل پیراڈائم ان کے اپروول کر کے ہم فلیکسیبلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے. مثلاً ریسٹورینٹس ایسوسیشن والوں کے ساتھ ہماری میٹنگ رہی. ریسٹورینٹ از اے بیڈلی ہٹ سیکٹر. لوگ باہر نکل کے کھانا کھا ہی نہیں رہے, شاید اگلے 6 مہینے بھی نہ کھائیں, جو پوزیشن بنی ہوئی ہے. ٹیک اوے پہ چل رہا ہے کام, ان سے ہماری نیگوسیشنز چلیں, ہم نے ان کو بھی ریلیفس آفر کیے اینڈ دے آر آن بورڈ. کنسٹرکشن والوں کے ساتھ بھی ہیں. بجٹ میکنگ ایکسرسائز کے اندر یہ ایئر اسپیسیفکلی اگر ہم بجٹ میکنگ ایکسرسائز کے پیراڈائم میں دیکھیں تو یہ ریلیف کا ایئر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ریلیف جو پیچھے اعلان کیا, اب یہ بجٹ میں بھی جو آگے آئے گا اس میں بھی وہ رکھے جائیں گے. جی, اس کے اندر ہمارے پروپوزل شامل ہیں. گورنمنٹ کی ویژن کے مطابق ہم نے وہ پروپوزلز ڈرافٹ کیے ہیں. اس کے اندر یہ سیکٹرز بھی ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹرز ہیں. ٹوٹل 68 سروسز ہیں ہماری پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو ٹیکسیبل ہیں. اس کے اندر سے مور اور لیس 18 سے 20 سروسز ہیں جس کے اندر ہم ریلیف آفر کر رہے ہیں ریڈیوسڈ ریٹ کا. 18 سے 20 سروسز کا ہے.
बैंक हम इस चीज पे कर रहे हैं और हम इसमें कलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज शायद नहीं कर रहे इतना। ठीक है, रीजन उसका ये है, कलेक्शन पे हम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये एक बड़ी पुरानी डिमांड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी, बार और आई कैप की तरफ से भी, कि जी रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इनको रैशनलाइज किया जाए। हम उस रिजीम की तरफ, उस रिजीम के अंदर हम घुसने लग गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन रेट्स को नीचे लाया जाए। जो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर्स हैं उनको हमने सबसे पहले पकड़ा ताकि आसानी पैदा हो उनके लिए, और वो टैक्स नेट के अंदर आए, उनके लिए आसानियां पैदा हों। ये इमीडिएट मेजर्स हैं हमारे। अभी नेचुरली प्रपोजल्स हैं, वी आर फर्मिंग देम अप। बजट बिल्कुल जस्ट मैं दोबारा अली भाई आपकी तरफ आता हूँ, फिर आपसे जो वो खुशखबरियां हैं टैक्स पेयर के लिए और बजट में आने वाले उनके बारे में पूछूंगा। काशिफ अनवर साहब, जैसे अली मंसूर साहब कह रहे हैं, उन्होंने कुछ रिलीफ भी दी हैं और वो सिंगल डिजिट पे टैक्स को लाने की कोशिश पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कर रही है। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में, जो बदलती रोजाना डॉलर कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, लॉकडाउन कभी हो रहा है कभी खुल रहा है, इसी सूरत हाल में जो फ्लेक्सिबल बजट है का कॉन्सेप्ट है वही चलेगा, रूलिंग बजट होगा, क्या होगा, किस तरह देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं वाकई अप्रिशिएट करना चाहूँगा एफबीआर को भी, पीआरए को भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी, कि इन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर आवाम को, बिजनेस कम्युनिटी को ऐसे मेजर्स लिए हैं कि रिलीफ देने की कोशिश की है। काशिफ साहब, मैं थोड़ा आपको 1 मिनट सिर्फ ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू वो यहाँ से जारी रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी काशिफ साहब। जी, जैसा कि तमाम डिपार्टमेंट्स मेजर्स ले रहे हैं कि रिलीफ दिया जाए, इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा कि अगर हमें अपनी फैसिलिटीज़ देनी है तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। पिछले रेवेन्यूज़ आपके पूरे नहीं हुए और ये बाज़गश्त भी हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो 800 अरब के टैक्स लगाने का सोच भी रही है। जी जी, 5,500 अरब का आपका टारगेट था, 5,200 पे आया, वो भी नहीं हुआ। 4,500 तक शायद हम कलेक्ट कर पाएंगे। अब बात यह है कि अगर आपने स्पेंडिंग करनी है तो आपके पास अर्निंग होनी चाहिए, और अर्निंग अभी नज़र नहीं आ रही। एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ने नहीं हैं, इंपोर्ट्स आपके हो नहीं रहे। अब पहले तो हम ये कहते थे कि जनाब एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट्स को कम करें। अब मसला ये हो गया है कि आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी आपको इंपोर्ट्स करने, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल्स यहाँ पर नहीं बनते, आपके वो भी कम हो गए हैं। अब जो सबसे बड़ा इशू है, आपकी इकॉनमी तब चलेगी जब आपकी लोकल इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि बाहर भी आपके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स बंद हो गए। अब लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इस वक्त जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्रीज जो 1 से 1.5 माह बंद रही है, आपकी मार्केट्स जो 1 से 1.5 माह बंद रही हैं, आपका जो सारा जैम हो गया सिनेरियो, स्टेट बैंक ने चाहे उसके लिए काम कर रहा है। स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि अगर आप ले ऑफ्स ना करें 3 महीने में तो हम आपको 3 से 4% पे अगले 2 साल के लिए हम आपको दे देंगे, तो आप ले सकते हैं। स्टेट बैंक ने और भी एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए और भी कहा है। फिर जैसा कि हमने भी जिक्र किया कि वो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी एक एमनेस्टी आई है, लेकिन उसको मद्देनजर हमें ये रखना चाहिए कि अगर हम लोकल इंडस्ट्री को चलाएंगे तो वो लोकली प्रोडक्ट्स जो लगने हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगने हैं। जी जी। अब अगर हमने जो एमनेस्टी दी है, मैं शुरू से एमनेस्टीज के हक में हूँ, और मैं ये कहूँगा कि जो भी आई है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए आई है, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी आनी चाहिए थी, क्योंकि वो पैसा बाहर निकलेगा, इंडिविजुअल्स घर बनाएंगे, जब घर बनाएंगे तो आपकी लोकल इंडस्ट्री चलेगी। हमें सिर्फ बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर नहीं कंसंट्रेट, इट इज़ वेरी गुड, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जो एक अगर हम एमनेस्टी देंगे लोकल अपने इन्वेस्टर को, जो एक इंडिविजुअल होगा वो अपने पैसे को बाहर निकालेगा, तो उससे आपके मुल्क उस सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर को भी सेक्शन 111 से मुस्तस्ना करार देना चाहिए। आप जो कहना मैं देखिए, अल्टीमेटली इस वक्त अगर आपको IMF ने मुस्तस्ना करार दे दिया है, जी जी, उसने आपको कहा है कि मैं आपसे जो आपकी जो पेमेंट्स करनी है वो मैं आपकी 6 महीने के लिए डेफर करता हूँ। अगर आप IMF की आप उसके मौजूदगी के अंदर आपने एक एमनेस्टी दे दी है, तो क्या कोरोना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है? क्या ये इकोनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी आई है वो पाकिस्तान में आई है? अगर IMF सबके साथ है,
ان شرائط کو مان رہا ہے تو IMF کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر جو ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے جی جی وہ زیادہ ہے اور ہم اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایمنسٹی بھی دیتے ہیں تو وہ آپ صرف اس لیے نہیں دیتے کہ آپ چھوٹ دے دیتے ہیں، آپ ایک جال پھیلاتے ہیں جی جی نان ٹیکس پیئر کو اور پھنسانے کے لیے بھی، تاکہ وہ اپنی ریٹرن ڈالے اور ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. اب جب انڈیویجولز آئیں گے تو الٹیمیٹلی وہ اپنی ریٹرنز بھی ڈالیں گے، آپ ان کے ساتھ شرائط بھی رکھیں گے کہ آپ کاشف صاحب اس دفعہ تو حکومت نے جو قرضے دیے ہیں اس میں ٹیکس پیئر کو کافی فائدہ دیا ہے. دیکھیں، اس دفعہ محسوس تو ہوا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے پچھلے اس کو پروگرام میں، آپ ہی کے پچھلے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ہر پروگرامز میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ کیا ہے، اور میں آج اس پروگرام میں جو کوئی پچھلا پروگرام تھا میں نے یہ کہا تھا جی جی کہ واقعی ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ ہے، نان ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ نہیں ہے. جو بھی کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ انڈسٹریلسٹ ہیں، سیکٹرز ہیں، جی اگر وہ اپنی ریٹرنز کو فائل کرتے ہیں، اگر وہ وہ انہی ایکسپینسز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے سکتے تھے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوں گے. جو نان ٹیکس پیئر کرتا نہیں، نان فائلر کرتا نہیں، چونکہ ٹیکس پیئر نے کیا اور ہمارے بہت سے لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہے. پہلے پرابلم آ رہا تھا، بینکس فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکشن لیا اس بات کے اوپر، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام ایک ہماری کل بھی ایک میٹنگ تھی ہماری زوم کے اوپر اسٹیٹ بینک کے ساتھ، آپ کی فیڈریشن بھی وزیر اعظم صاحب سے مل کے آئی ہے. یس اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام بینکس کے خلاف ایکشن لیا جائے جو کارپوریٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، اور ہمیں فوراً رپورٹ کیا جائے، جو کہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. دیکھیں ہمیں اس وقت کاشف صاحب جیسا تعمیراتی شعبے کے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ریلیف دے، کون سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں حکومت کو بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے کنسٹرکشن، اس کے بعد آپ کی جب کنسٹرکشن چلتی ہے نا تو 40 انڈسٹری ویسے آپ کی 150 انڈسٹری تو ویسے ہی چل جاتی ہے، آپ کی لیبر ویسے ہی چل پڑتی ہے. اس وقت جتنا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنے لے آفس کر رہا ہے. آپ کے جتنے ان رجسٹرڈ لوگ ہیں، ریٹیلرز بھی جو ہیں، ہول سیلرز بھی جو ہیں، ان کے کام نہیں چل رہے، وہ اپنے بندوں کو لے آف کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں سے بھی آپ کے جو پاکستانی ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. آپ کے ملک میں خدا نہ خاصہ بے روزگار ہوں گے، یہاں بھی ہمارے بھی یہاں پر جو لوگ روزگار جن کو ملا ہوا تھا وہ بے روزگار ہوں گے، جو باہر سے بے روزگار ہو کر آئیں گے. تو الٹیمیٹلی ہمیں کچھ ایسا سیٹ اپ بنانا ہے کہ ہم ان سب کو بیچ میں اپنے سسٹم میں لا سکیں. وہ تبھی آئے گا کہ آپ ایسی فیسلٹی دیں کہ لوگ اب کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف جائیں. تمام دیکھیں اس وقت بات شرائط کی نہیں ہے، اس وقت شرائط کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، شرائط کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اکانومی کی طرف دیکھنا چاہیے. اکانومی کیسے چلے گی؟ الٹیمیٹلی سیکٹرز چلیں گے، آپ کی انڈسٹری چلے گی، روزگار ملے گا، سب کچھ تو ریونیو بھی آ جائے گا. حسن علی قادری صاحب جس طرح کاشف صاحب کہہ رہے ہیں شرائط کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اکانومی کی طرف دیکھنا چاہیے. کون سے ایسے ٹیکس میئر ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے اور اس بزنس ایکٹیویٹی کو فروغ دینے کے لیے جو اس بجٹ میں کر سکتی ہے حکومت؟ ایوی صاحب، میں آپ کو اپنے کلائنٹ کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وداؤٹ مینشننگ دا نیم آبویسلی کیونکہ کانفیڈینشیلٹی. دیکھیں ہمارے ایک بڑے اچھے ٹیکس پیئر ہیں جو کہ سالانہ تقریباً کوئی امپورٹ کے اوپر 7-8 کروڑ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹرن اوور ٹیکس بھی کوئی 2-3 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جی دیکھیں ان سے میں نے یہ کہا کہ سر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا یا 1 یا 1.5% جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس کے بجائے اگر آپ کا 0.5 ٹیکس ہے یا 0.25 ہے یا 0.5 بھی ہے اگر پرسنٹ، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اگلی شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگلی شرط، میں نے کہا جی آپ کا آڈٹ بھی نہیں ہوگا فرض کریں. تو انہوں نے کہا جی میں 0.5% جو ہے اگر ٹرن اوور ٹیکس ہے تو میں اپنی سیل جو ہے شاید جو اگر میں ڈکلیئر نہیں بھی کر رہا تو وہ بھی میں ڈکلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور میں آڈٹ سے بھی بچ جاؤں گا. دیکھیے معاملہ کیا ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پی آر اے اور ایف بی آر، یہ ایسا نہیں ہے کہ پی آر اے کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ پی آر اے کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پی آر اے نے ہمیشہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پی آر اے کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے افتخار قطب صاحب کے دور میں بھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایسوسیشنز کو بلا کے سب سے پہلے طریقہ کار یہ سر انجام دیتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے ٹیکس نیٹ میں آئیں. پہلے لوگ ٹیکس دینے کے عادی ہو جائیں، پھر آپ آہستہ آہستہ ریٹ کو اس لیول پہ لے آئیں. ٹھیک ہے، نہیں 5% پہ بھی کیا ہے اور ایک عرصے تک لوگوں کو بینیفٹ دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں، اور دس از ویری اپریشیبل. دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جیسے کاشف بھائی نے کہا جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جب تک اکانومی نہیں چلے گی. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی زبان میں وائٹ منی کی یا کوئی ان ٹیکس منی ہے جس کو ہم بلیک منی بھی کہتے ہیں.
देखिए बात ब्लैक मनी या वाइट मनी की नहीं है, बात है कि आप ये रियलाइज कीजिए कि आपकी एक शैडो इकोनॉमी है। शैडो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज ही नहीं करते कि जो आपकी इतनी बड़ी शैडो इकोनॉमी है जो कि ऑलमोस्ट 95% है, जैसे काशिफ भाई ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो कोई काम ऐसा नहीं कर रहे, उनको जब कोई आप ऐसा एमनेस्टी का इंसेंटिव नहीं देंगे तो होगा क्या कि वो एक मेजर ले ऑफ की तरफ जाएंगे, वो अपने कारोबार को बंद करेंगे। हो सकता है उनको उतना नुकसान ना हो, लेकिन देखें उसके बरक्स अगर आप उनको ये अलाउ करेंगे कि आप एमनेस्टी अवेल करें, जैसे इन्वेस्टमेंट का एमनेस्टी आपने कंस्ट्रक्शन की दी है, तो बिल्कुल आप इंडिविजुअल को क्यों नहीं देते। अगर कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री चला रहा है और वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं कर रहा अपनी चीज़ों को, तो आप उसको इस चीज़ की इजाज़त दीजिए कि जनाब आप रजिस्टर्ड सेक्टर में आए, हम आपको ये मराद देंगे। देखिए हम ये नहीं कहते उनसे टैक्स ना लें, देखिए जैसे पीआरए का बात है, आपको इनकम जी आप जो सोर्स है आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी बिल्कुल 111 के बारे में आपसे कोई पूछे, जी बिल्कुल ऐसे ही इसने दूसरे सेक्टर को भी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए, क्योंकि वजह ये इस वक्त कॉल ऑफ द डे है। और देखें टैक्सेबल एक्टिविटी क्रिएट होगी तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे ना। एक आदमी सबसे पहली चीज ये कि आप क्यों शोर मचाते हैं जी फाइलर हो, फाइलर का शोर आप इसलिए मचाते हैं कि एक शख्स फाइलर होगा तभी आपको उसकी पिक्चर समझ आएगी ना कि वो टैक्स में क्या फाइल कर रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसके मामलात क्या है, उसके एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, तभी आप उसको लेके चल सकेंगे। एक आदमी जो कि आपके टैक्स नेट पे नहीं, आप कैसे लेके चल सकेंगे। देखिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इकोनॉमी में कीपिंग इन माइंड के कोरोना चल रहा है, आपकी इकोनॉमी में और दूसरी इकोनॉमियों में फर्क ये है कि आपकी एक बहुत बड़ी शैडो इकोनॉमी है, आपकी कंप्लायंट इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। आप इस बात को समझें, आपके इतने बिजनेसमैन हैं जो कि अभी तक बहुत सारे लोग कंप्लायंट नहीं होंगे, अगर उनको कंप्लायंट सेक्टर में लाना है तो उनको आपने एक अवेयरनेस स्कीम चलानी है। जैसे कि इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात की कि जी हमने फॉर्मूला एक ऐसा वर्कआउट किया जिसके जरिए हमारे रेवेन्यू ड्रॉप्स नहीं होंगे, और ये एक बड़ी अच्छी, जैसे कि मैंने भी आपने सुना होगा, हमने जब बात की थी वहां पे तो हमने फ्लैट रेट स्कीम की बात की थी। फेडरल जो है वो फ्लैट रेट स्कीम की तरफ क्यों नहीं जाता, यूके के अंदर आप देख लें, दुबई के अंदर वैट लॉन्च किया गया जी, वहां पे उन्होंने फ्लैट रेट स्कीम लगाई, उन्होंने 5% टैक्स लगाया। वो कहते हैं ठीक है जी जो देना चाहता है 5% टैक्स देगा, कोई इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आप चीजों को सिंपलीफाई करें जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए 5%, लेकिन देखिए वो बात नहीं है सर, बात ये हो रही है कि देखें आपने एक तरीके से लेके चलना है ना। जी जी, पहले पहले आप लोगों को अवेयरनेस करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, फिर लोगों को ले आएंगे। आप पहले दिन ही कह देंगे ठीक है जी 35% भी दें, ये भी करें वो भी करें, कौन ये है एतमाद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रस्ट डेफिसिट आज भी है, मुझे तो सारे मामले ट्रस्ट डेफिसिट तो आज भी है। अली मंसूर साहब, क्या नए टैक्स आप जो पीआरए ला रहा है, कौन कौन से रिलीफ होंगे और टैक्स पेयर के लिए क्या क्या खुशखबरियां हैं, और बजट जो आपके अहदाफ है कहाँ तक पूरे हुए हैं और पूरे होने की उम्मीद है। देखिए जी, रिलीफ का सबसे पहले जो पैराडाइम है हमने जो डिफाइन किया था, हमारी पूरी टीम बैठी बजट के लिए, हमने डिस्कशंस की, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, सीएम ऑफिस साहब, उन्होंने कहा जी कि दिस ईयर हैज़ टू बी अ ईयर ऑफ रिलीफ। अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस पास हुई हमें और हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। इस वक्त एज वी स्पीक जो पोजीशन है, तकरीबन 18 के करीब सेक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जी जी, जिनके अंदर हमारा ज़ाती जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये सजेस्ट करता है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इवन इन दीज सर्कमस्टेंसेस जो एग्जिस्टिंग है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बढ़ेंगे अगर हम रेवेन्यू अपनी परसेंटेज कम भी कर दें। नई सर्विसेज कोई टैक्स नहीं होगी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं है, नई कोई सर्विस हम ऐड नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग सर्विसेज के अंदर हम रैशनलाइजेशन पे आप रिलीफ देने के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा हमने इसके ऊपर प्रपोजल्स फर्म अप कर लिए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं। नेचुरली इट हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली एंड कैबिनेट, उनके ऊपर फर्दर डिलिब्रेशंस होंगी, वर्किंग्स बन चुकी हुई हैं, शेयर हो चुकी हुई हैं। सेक्टर्स वो हैं जिनके अंदर हम जाती तौर पे समझते हैं कि अगर आप रेट कम करेंगे तो कंप्लायंस, जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने बात की, काजी साहब ने, इन्होंने कहा जी कि कंप्लायंस आप बढ़ाने के ऊपर फोकस करें। जी जी, रिलीफ के साथ साथ हमारा जो पीआरए का स्लोगन डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक से बाद आपकी गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी अली मंसूर साहब। इस ईयर को इनिशियली तो डिक्लेयर किया जा रहा था ईयर ऑफ रिलीफ ऑन दी टैक्सेशन फ्रंटियर, लेकिन हम PRA ने जो हमने वर्किंग्स की हम कह रहे हैं जी ईयर ऑफ रिलीफ के साथ साथ इट इज़ गोइंग टू बी ईयर ऑफ कंप्लायंस एज वेल। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है तो इट हैज़ टू बी रेसिप्रोकेटेड। उसका जो सिला है जो टैक्स पेयर हमें देगा वो कंप्लायंस अपनी इंक्रीज करके देगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर आर गोइंग टू बी नो शॉर्टफॉल्स इन दी कमिंग ईयर टारगेट के अंदर। करंट ईयर के अंदर सिचुएशन जो है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन गिवन सिनेरियो के अंदर जबकि जो हम बेहतरीन जो हमारी परफॉर्मेंस हो सकती है इसके मुताबिक हम पिछले साल के हम टारगेट को क्रॉस कर चुके हैं। माशाल्लाह, यानी कि वो पिछले साल जितना पूरा कर चुके हैं। पिछले साल का जो कलेक्शन थी उसको हम क्रॉस कर चुके हैं अभी ठीक तक, है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2 महीने से हम इंतहाई लिमिटेड स्पेस के अंदर हम काम कर रहे हैं और बहुत थोड़े स्टाफ के साथ, हम बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं विद जीरो पब्लिक डीलिंग विद टैक्स पेयर्स। जी जी। और एक और खुशाइन बात ये है कि पहले तो तांता बंदा रहता था प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल पे कंप्लेंट्स का, और ये समहाउ पिछले 6 to 8 months के अंदर बिफोर कोरोना इवन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट जो इन्होंने PRA ने जो रखी हुई है विद टैक्स पेयर्स एंड डिफरेंट फोरम्स, काशिफ साहब से भी बड़ा रेगुलर रब्ता रहता है, कादरी साहब के साथ भी रब्ते रहते हैं हमारे। इससे फ़ायदा ये हुआ है हमें कि जो हमारी कंप्लायंस की रेशो है वो कम हुई है। नहीं, कंप्लायंस की रेशो हमारी बढ़ी है। ये 2 महीनों को आप एक्सेप्शनल ट्रीट कर लें, बिल्कुल सही है। हमारी कंप्लायंस की रेशो बढ़ी है, जिसकी वजह से ये पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट की वजह से हमारे रेवेन्यू जो है इन स्पाइट ऑफ दिस उस तरह की हिट नहीं आई जिस तरह शायद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आई है। जी जी, कोई शक नहीं। उनका सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है हमारे अच्छा, से। जैसा 18वीं तरमीम का आजकल शोर शराबा है, अपोजिशन हुकूमत की तरफ से कोई पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को या सिंध बोर्ड को खतरा तो नहीं है लाख? लेकिन ये अगर इस तरह की कोई एप्रीहेंशन होती तो एक नेशनल टैक्स काउंसिल अभी कॉन्स्टिट्यूट की है फेडरल गवर्नमेंट ने जी जी। इन कंसल्टेशन विद द डोनर एजेंसीज एज वेल। उसके अंदर चारों सूबों की और FBR की प्रेजेंस है। ठीक है। जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये काउंसिल है, ये काम करेगी? ये काउंसिल काम करेगी और इसकी मीटिंग कॉल कर ली गई हुई थी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से उस मीटिंग की अभी तक कोई अच्छा अली मंसूर साहब, टाइम कम है, अगर आपका डिवीज़न तक आपकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी काम कर रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पंजाब से? एक तजर्बा किया था और इत्तेफाक से मैं उस तजर्बे का पार्ट रहा हूँ। 2014-15 में एक टास्क फोर्स बनी थी जी जी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मैं उसका उस वक्त क्योंकि मैं डेपुटेशन पे उधर मैं उसका पार्ट था। एक हमने ना टेरिटोरियल आउटरीच प्रोग्राम दिया था जो ऑफशूट था, एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बना था 2013 में। जी जी। उसकी रिकमेंडेशंस की बेसिस पे हमने पायलट प्रोजेक्ट रन किया था। RTO साहिवाल, रीजनल टैक्स ऑफिस साहिवाल रोल आउट हुआ विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। उस वक्त जो उसका रेवेन्यू था जी जी, वो तकरीबन 1 बिलियन पर एनम था। ठीक है। एक साल के अंदर 1 बिलियन कलेक्ट करता था। ठीक है। रिसेंटली मेरी कुछ कोलीग्स वहाँ पे पोस्टेड हैं तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी अब क्या पोजीशन है, 3 साल हो गए हैं तो हमारी प्रोजेक्शन ये कि 3 टाइम्स हो जाएगा। उन्होंने कहा जी इट हैज ग्रोन 6 टाइम्स। क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पायलट हमें क्या सजेस्ट करता है कि आपकी जो आउटरीच है, आपकी ऑफिस की अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट, मैं तो कहूँगा तहसील लेवल तक, जो ये तहसीलें वर्किंग वाले का टारगेट मुझे पता है, वो मेरे दोस्त हैं, पहले जब गए थे कुछ भी नहीं था टारगेट, पता नहीं आप तो कहाँ पे पहुंचे हो। आप देखें ये ग्रो किए हैं। मुल्तान साहिवाल हमने बनाया है, सरगोदा बनाया है, सरगोदा का हमें 150 से 200 मिलियन पर मंथ आता था। क्या बात। इस वक्त वो तकरीबन 200 से 225 मिलियन पे था बिफोर कोरोना नेचुरली, और जो टारगेट असाइन हो रहा था वो अचीव कर रहा था। जी जी। अगेन पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट एज वाज द मेन। डिवीजन लेवल पे जो स्थापित टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं। डिविजनल टारगेट्स हमारे सारे पूरे हैं। जी जी। जो असाइन टारगेट से बिफोर कोरोना की जो टारगेट है वो शायद पूरा आपका ना हो सके इस दफा। जी, टारगेट हमारा टारगेट नेचुरली उसके भी हम नए बजट के लिए आपको उम्मीद है कोई नए टैक्स नहीं आएंगे? कोई नया टैक्स नहीं आएगा। 18-20 सेक्टर पर रिलीफ मिलेगा फर्दर आपको, इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का। क्या सजेशन है आपके पास
सूबाई लेवल पे भी और वफाकी देखिए लेवल सबसे पे भी। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट टैक्स के रेवेन्यूज को पूरा करने के लिए जो कंप्लाइंट सेक्टर होता है उसको स्क्वीज करता है। सबसे पहले तो उसको हमें स्क्वीज नहीं करना। जैसा कि मिसाल दूंगा कि रजिस्टर्ड जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये कहा कि आप उन रिटेलर्स को सप्लाईज नहीं दे सकते एक महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर देंगे तो उस मैन्युफैक्चरर का सेल्स टैक्स वापस चला जाएगा। 50,000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। देखें हम रिटेलर्स आपने टर्नओवर को ज़रूर कम किया 0.5% पे, लेकिन शर्त साथ ये रख दी कि पिछले साल से टैक्स कम नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि आपको 3 गुना सेल्स बनानी पड़ेंगी। अब अगर आप शर्तें ऐसी रखेंगे, आप रिलीफ भी देंगे और शराइत ऐसी रखेंगे वो रिलीफ आप अवेल ना कर सकें, तो फिर ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर सिर्फ यही होगी कि ऐसी पॉलिसीज दी जाएं कि जो नॉन कंप्लाइंट एक सेक्टर है वो उसको अवेल करे, और जो कंप्लाइंट सेक्टर है वो उसको बता सके कि देखो हम कंप्लाइंट हैं तो हमें ये फायदा हो रहा है, जो कि कंप्लाइंट सेक्टर नहीं बता सकता। तमाम प्रॉब्लम्स, फिर वही कहूँगा, तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम मुश्किलात, ऑडिट्स, पेनल्टीज, सेक्शंस, स्टेटमेंट्स, तमाम चीज़ें वो उन लोगों के लिए हैं जो टैक्स नेट में है। अब देखें, छोटी सी मिसाल है, आप अगर 165 की रिटर्न नहीं डालते 2500 रुपये रोज का जुर्माना है। आप अगर इनकम टैक्स की नहीं डालते तो आपको 40,000 रुपया जुर्माना है। वेल्थ की नहीं डालते 1 लाख रुपया जुर्माना है। तो वो ऐसा शख्स जो टैक्स नेट में नहीं है वो तो डर के ही नहीं आएगा कि चले मैं जब तक बचाऊं तब तक तो मैं बचा रहूं। तो अगर हमें अपने टैक्स के रेवेन्यूज को पूरा करना है तो फिर बातें पुरानी है कि हमें एक तो सबसे पहले कि हमें ट्रस्ट फैक्टर को करना होगा, क्योंकि हमें जो टैक्स पेयर है उसको ये पता ही नहीं है कि कल को जो FBR है उसकी पॉलिसी क्या हो जाएगी। आज टैक्स 0.5% है, हमने सेलें बढ़ा दी, कल को वो कह देंगे जी कि अब इसका जो रिटेलर्स के साथ किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक रिटेलर अगर 10 करोड़ पे चला जाता है तो उसको अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना पड़ेगा। चाहे कानून में रिटेलर के लिए कोई टर्नओवर की शर्त नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक रिटेलर के लिए ये शर्त है कि जब वो अगर 10 करोड़ को क्रॉस करता है तो वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराए। रिटेलर्स के लिए मैं यहाँ पर फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये चाहिए कि हम उनसे ये कहें कि आप जो परचेजेस हैं, ये एक इज अ सजेशन ऑल्सो जी जी, कि जो रिटेलर्स परचेजेस करते हैं वो फ्रॉम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम रजिस्टर्ड इंपोर्टर से होनी चाहिए, अदरवाइज उनकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरा कि जो वो रिटर्न टर्नओवर्स डालेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसको सेल करते हैं, अगले साल वो अपनी टर्नओवर्स को 20 से 25% बढ़ाएं। जब वो बढ़ा के टैक्स देंगे देयर विल बी नो टैक्स ऑडिट, देयर विल बी नो पेनल्टी, और रेट को कम करें, 0.5% जरूर रखें, लेकिन इस शर्त के साथ ना रखें क्योंकि पिछली टाइम से आप उसको 3 टाइम्स कोई शक नहीं है। हसन अली कादरी साहब, काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी तरफ हमारी तवज्जो करवाई। जो शराइत हैं जिनकी वजह से लोग घबराते हैं, टैक्स नेट में नहीं आते हैं, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड हमारा टैक्स निज़ाम है कि इसको हम दुरुस्त नहीं कर सकते? हुकूमत किसी तरफ बेहद आसान और सहल नहीं बना सकती इसको, ताकि वो लोग भी आसान हो, वो भी टैक्स नेट में आने से खौफ ज़्यादा ना हो, और रेवेन्यू भी आपका बढ़े, बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़े, और लोग खुश हो के इस नेट में आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और काशिफ भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि इसको बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आपका ये सिंपल मैथ्स है, ये कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली ये समझना है कि आपने वॉल्यूम इंक्रीज करना है। जी जी, आप जैसे अभी सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जी हमने बेनिफिट तो दिया है लेकिन हम कंप्लायंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंप्लायंस आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए आमादा करते हैं, उन चीज़ के लिए लाजम मलजूम कर देते हैं। आप एक सर्कल ऐसा बनाते हैं, एक सोशल सर्कल या टैक्स कल्चर ऐसा बनाते हैं कि लोग टैक्स देने की तरफ आमादा होते हैं और टैक्स देने पे आते हैं। तो चीज़ ये है कि जैसे PRA का है, इसी तरह FBR का भी ये होना चाहिए कि देखें, आप अपने टैक्स के जो रेट्स हैं उसको अकॉर्डिंगली रैशनलाइज करें, और आप शराइत उन पर डालें जो कि नॉन कंप्लाइंट है। देखें, आपके पास डेटा मौजूद है, आपके पास मोबाइल सिम्स का डेटा मौजूद है, बैंक अकाउंट्स का डेटा मौजूद है, आप उन लोगों को देखें। नहीं, मेहनत तो देखें ना सर, वही तहसील की जैसे आपने बात की, तो मेहनत करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर हम AC के ठंडे कमरे में बैठ के बजट प्रपोजल बनाएंगे तो फिर तो वही होगा जो पहले होता रहा। जी जी, ऑन सीरियस नोट फिर तो वही होगा ना जी। तो बात है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना पड़ेगा जी। तो FBR जब ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखेगा तो उसको ये समझना पड़ेगा कि रिटेलर्स जो कि नॉन कंप्लायंट हैं उन पे आप टैक्सेस लगाइए, और जो जैसे हमने कहा था जी, एक डिजिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है जी जी, बाहर के ममालिक में। ठीक है, जो आदमी डिजिटल रेवेन्यू के जरिए काम करता है उसको आप टर्नओवर टैक्स कम कर दें, ठीक है जी, जैसे अब आज की जरूरत है कोरोना में। इसी तरीके से आप जो कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं उनका टर्नओवर टैक्स कम कीजिए, आप उनके ऑडिट्स कम कीजिए,
ऑडिट आप उनके कीजिए जिनके आप कर सकते हैं और जिनके आपको करने भी चाहिए, जो कि नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर है। और जैसे मैन्युफैक्चरर की बात की, ये तो जो 10 मिलियन की शर्त लगाई गई थी, ये तो मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। जी जी। और क्योंकि फेडरल पे काशिफ साहब ने बात कर दी है, तो नेशनल टैक्स काउंसिल के हवाले से मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि देखें, ये एक विजुअलाइजेशन बड़ी पुरानी हुई थी 2014 में, और ये कहा गया था कि ये जो सारी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं इनको एक जगह यकजा किया जाए और उसके बाद ये किया जाए कि जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको खत्म किया जाए। तो मेरे हिसाब से नेशनल टैक्स काउंसिल का क्या रोल होगा, उसका क्या टर्म होंगी, वो क्या क्या मामलात को देखेगी, क्योंकि देखें अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का और एसआरबी का आपस में इशू रहा है ओरिएंटेशन और टर्मिनेशन को लेकर, तो उस चीज को रिजॉल्व होना चाहिए। वो टैक्स पेयर के लिए भी प्रॉब्लम है और रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए भी प्रॉब्लम है। जो आप कानून को बहुत करीब से जानते जी हैं, जी 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 आपका उससे टैक्स से रिलेटेड है सारे मामला। जी जी मैं सिर्फ एक छोटा सा अपने नाज़रीन के लिए सवाल है आप, जी प्लीज। ये जो बजट है इसमें पहले तो हुकूमत हर दफ़ा आवाम भी ये सोचने मजबूर थी IMF का गलबा है, उसके प्रोग्राम के मुताबिक हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, मजबूर है हुकूमत। इस साल तो हालात भी मुख्तलिफ हैं, इस दफ़ा भी हुकूमत को मजबूर कर सकती है IMF या वर्ल्ड बैंक दूसरे इदारे, या हुकूमत इस दफ़ा अपनी आवाम की तरफ दे के बजट को पेश कर सकती देखें, उसमें ये है कि यूवी साहब, एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर आर देयर। है। जी जी। ये तमाम जो हैं आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो। आप इस बात को नहीं कह सकते कि IMF और वर्ल्ड बैंक आपको फ्री हैंड देगा बजट मेकिंग प्रोसेस पे। ठीक है। ऑब्वियसली जो भी स्टेक होल्डर है उसका कोई ना कोई मामला स्टेक होल्डर के मुशावरे से होगा। आप हाँ, क्या लेकिन करेंगे? उसमें ये जरूर है कि एक बात को हमें समझना पड़ेगा, जो कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होनी चाहिए कि देखें, अगर मैंने किसी का कर्जा अदा करना है, जी जी। मैं सादा ज़बान में बात करूंगा ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें कि अगर मैंने किसी का कर्जा अदा करना है तो वो ये तो कर सकता है कि उस कर्जे को कह जी आप लेट अदा कर दें, या सूद की अदायगी आप लेट कर दें, या उसमें आपको फैसिलिटेशन कर दे। लेकिन अगर आप ये समझें कि फिल वक्त के आपको कोई ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं होना, तो वो डिपेंड करता है IMF के ऊपर और डिपेंड करता है वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर। हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, अली मंसूर साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।